डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक में एज अ चीफ कंसल्टेंट हूँ और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है स्पर्म काउंट। तो हम लोग आज स्पर्म काउंट पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग ने स्पर्म काउंट के बारे में तो कई माध्यमों से और बाकी पेशेंट्स से भी हम लोग जानते हैं, सुनते हैं कि स्पर्म काउंट मेरा कम है, ज्यादा है। एक्चुअली स्पर्म काउंट क्या होता है? स्पर्म काउंट होता है जो पुरुष सेक्स के बाद में जो वीर्यपात का स्खलन होता है, तो उस सीमेन में जो फ्लूइड रहता है उसके अंदर जीवाणु रहते हैं जिनको कि स्पर्म बुलाते हैं। स्पर्मेटोजोआ उसका साइंटिफिक नेम है। उसे हम लोग शुक्राणु बोलते हैं हिंदी में, स्पर्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये स्पर्म्स जो होते हैं यही वो बीज होते हैं। जैसे औरतों में एग्स होते हैं, oocyte जिसको बोलते हैं या अंडाणु बोलते हैं, उसी तरह पुरुष के सीमेन में ये स्पर्म्स रहते हैं जो कि जीवित बिल्कुल मछली के जैसे दिखने वाले एक तरह के जीवाणु होते हैं, जो कि औरत के शरीर में जाकर उसके आफ्टर सेक्स के बाद में जो होता है, तो यही स्पर्म्स जो होता है वो पूरे औरत के जो वेजाइनल ट्रैक्ट है, फिर यूट्रस के थ्रू, फिर ट्यूब के थ्रू जाके वहां पे ट्यूब में औरत में बन रहे एग को वो निषेचित करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। तो स्पर्म काउंट होना बहुत जरूरी होता है। स्पर्म होना सीमेन में बहुत जरूरी होता है। इसकी अगर कमी रहे तो फिर किसी भी पुरुष को बच्चा पैदा करने में दिक्कत हो सकती है, इनफर्टिलिटी की समस्या आ सकती है। नॉर्मल जो स्पर्म काउंट जो होता है वो एक साधारण बहुत ही आसान मेथड होता है, जिसके लिए कि हस्बैंड वाइफ को 2-3 दिन अलग रख के जो सीमेन होता है वो टोटल सीमेन देना रहता है, उसका सैंपल नहीं देना रहता है। टोटल सीमेन जो इजैकुलेट होता है उसे दिया जाता है, इसलिए कि हम लोग को उसमें वॉल्यूम भी देखना रहता है कि सीमेन का मात्रा टोटल कितना है, और वो उसमें काउंट देखना पड़ता है कि 1 ml जो सीमेन रहता है, नॉर्मली 1.5 ml से 2 ml सीमेन निकलता है, वो नॉर्मल है। तो 1 ml में लगभग 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ स्पर्म्स रहते हैं। तो वे स्पर्म्स इतने छोटे होते हैं और इतने ज्यादा संख्या में रहते हैं, इसलिए कि उन्हें जो वेजाइनल ट्रैक्ट होता है वहां से ट्यूब तक जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसी के लिए काफी ज्यादा स्पर्म्स रहते हैं और अल्टीमेटली उन लाखों करोड़ों स्पर्म्स में से एक ही स्पर्म होता है जो कि एक्चुअली oocyte को फर्टिलाइज करता है, और उसके बाद एग में कुछ ऐसा चेंजेस आता है जिससे कि दूसरे स्पर्म्स फिर उसमें नहीं जा पाते हैं। तो स्पर्म काउंट नॉर्मल होना एक तरह से जरूरी होता है बच्चा पैदा करने के लिए, और अगर काउंट 1.5 करोड़ से कम है तो जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है WHO के द्वारा प्रस्तावित, कि इससे कम अगर काउंट है 1 ml में तो उसे माना जाता है कि स्पर्म काउंट कम। अगर 10 मिलियन से कम है तो उसे और ज्यादा डिग्री का कमी माना जाता है। 5 मिलियन से कम को सीवियर माना जाता है। 0.5 मिलियन मतलब 5 लाख से नीचे हो तो बहुत ही ज्यादा होता है, और बहुत कुछ पुरुष तो ऐसे होते हैं जिसमें स्पर्म काउंट 0 होता है, नील शुक्राणु जिसको बोलते हैं, या उसका साइंटिफिक नेम होता है एज़ोस्पर्मिया। तो स्पर्म काउंट और भी स्पर्म्स के और भी तरीके होते हैं स्पर्म्स के एग्जामिनेशन के। तो स्पर्म काउंट सीमेन को देखने का और पुरुष का फर्टिलिटी को बताने का एक बहुत इंपॉर्टेंट और मैं कहूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर। बाकी पैरामीटर्स के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, उसके बारे में संक्षेप में मैंने पहले भी चर्चा की है। तो स्पर्म काउंट यही होता है कि स्पर्म की संख्या सीमेन में कितनी। पुरुषों में स्पर्म काउंट जो कम होता है उसको जानने के लिए तरह तरह की जांच की जाती है, लेकिन मेन जो रहता है कारण जो रहता है, जैसे स्पर्म बनने का जो तरीका होता है उसमें टेस्टिस जहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, उसके पहले प्री टेस्टिकुलर कॉजेस हो सकते हैं, जैसे ब्रेन से हार्मोन्स निकलते हैं जो कि टेस्टिस को जाके अफेक्ट करते हैं। तो उसके पहले जो ये ट्रैक्ट रहता है हमारे ब्रेन से लेके जो हार्मोन्स निकल के जाते हैं टेस्टिस तक, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन से हार्मोन्स का कम निकलना। इस अगर कॉज हमें पता चलता है तो उसमें उस हार्मोन्स को हम लोग रिप्लेस करते हैं और उससे ये समस्या ठीक हो सकती है। दूसरा जो कॉज होता है वो टेस्टिस के अंदर ही हो सकता है। टेस्टिस में किसी तरह का डैमेज हो, टेस्टिस में किसी तरह का रेडिएशन पड़ा हो, सर्जरी हो, या टेस्टिस अनडिसेंडेड हो। नॉर्मली जो बच्चे रहते हैं उसमें 6 से 7 साल की उम्र में सभी बच्चों में
जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन पेट के अंदर से निकल के बाहर टेस्टिस जो हम लोग का स्क्रोटम होता है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में लोग हाइड्रोसिल भी बोलते हैं, बट हाइड्रोसिल तो एक बीमारी का नाम होता है। तो जो लिंग के नीचे जो थैली रहती है उसे स्क्रोटम बोलते हैं। उसमें अंडकोश भी उसको बोलते हैं। तो उसमें स्पर्म जो हम लोग का टेस्टिस है वो पैदा होने के समय कुछ ही समय बाद या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ भी बहुत सारे बच्चों में रहता है, नहीं तो फिर वो नीचे आ जाता है। अगर ये नीचे नहीं आए और पेट में ही रह जाए टेस्टिस, तो उसे इंट्रा एब्डोमिनल या अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं। और अंदर रहने पे वो टेस्टिस 6 से 7 साल में अगर उसे नीचे नहीं उतारा जाए या तो दवा से या सर्जरी से, तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं और उसके बाद उसका कोई उपाय नहीं रहता है। तो ये टेस्टिकुलर कॉज होता है। और किसी किसी को टेस्टिस में से को हटाना भी पड़ता है, तो किसी बीमारी के चलते, चोट लग जाने के चलते किसी को ब्लीडिंग हो गया, ट्यूमर हो गया। और दूसरा होता है जब टेस्टिस में स्पर्म बन रहा बट बाहर नहीं आ रहा, इसको पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेस कहते हैं। जैसे टेस्टिस में से स्पर्म निकलने के बाद इजैकुलेटरी डक्ट होते हुए वो बाहर पेनिस के थ्रू होते हुए आता है बाहर। इसके साथ साथ जो अंदर हमारे पेट के अंदर और भी सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, इससे सिक्रीशंस आता है जो कि स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लूइड देता है। हमारे सीमेन में 95% ऑलमोस्ट फ्लूइड रहता है, तो ये फ्लूइड अगर नहीं रहेगा तो स्पर्म बह नहीं पाएगा। तो उसको फ्लूइडिटी देने के लिए जो हमारे ये ग्लैंड्स हैं, अगर ये ग्लैंड नहीं बने हुए या जो इजैकुलेटरी डक्ट हो वो ऑब्स्ट्रक्शन किसी कॉज के चलते, या तो जन्मजात हो या किसी इन्फेक्शन के चलते हो, तो ये सब अगर कॉजेस होते हैं तो उसके चलते भी स्पर्म काउंट हमारा बहुत कम हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक कॉजेस होते हैं, और अगर जांच की जाए सब करने के बाद भी ऑलमोस्ट 70% केसेस में पता नहीं चलता है कि स्पर्म काउंट कम क्यों है। और ये सबसे कॉमन जो कॉज होता है, इसे हम लोग इडियोपैथिक भी बोलते हैं, कि मतलब हमें पता नहीं हमें लग पाया कि कारण क्या है कम होने का। तो इस तरह से हम लोग तरह तरह के कारण हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्यों स्पर्म काउंट कम हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि स्पर्म काउंट बढ़ाए कैसे। तो जैसे हम लोगों ने जाना कि जो प्री टेस्टिकुलर होता है उसमें हार्मोन्स की कमी अगर होती है तो एफएसएच हार्मोन या एलएच हार्मोन या और एचसीजी हार्मोन, ये जरूरत पड़ने पे जिस हार्मोन की जरूरत होती है उस हार्मोन को देने से 3 से 6 महीना के अंदर में काफी जो पुरुष होते हैं जिन्हें स्पर्म्स नहीं आ रहा है या कम हो, उसमें सुधार होता है। उसी तरह टेस्टिकुलर अगर कोई कॉज हो तो उसका हम लोग इलाज करते हैं। वेरिकोसील रहता है टेस्टिस में, जिसमें कि उसकी खून की जो नली होती है, वेन होती है टेस्टिस में, वो फैल जाती है, उसके चलते वहां का लोकल टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसे हम लोग बांधते हैं, छोटा सर्जरी होता है, उसके द्वारा भी इसमें फायदा हो सकता है स्पर्म काउंट बढ़ने में। इसके अलावा कोल्ड ट्रीटमेंट करना, जिसमें कि ज्यादा तंग कपड़े हम लोग नहीं पहने, टाइट कपड़े नहीं पहने, टाइट अंडरवेयर जैसे फ्रेंची हुआ, टाइट जीन्स हुआ, लंगोटा हुआ, ये सब चीज को अवॉइड करना चाहिए। गर्म पानी में बैठना बहुत ज्यादा देर तक, ये सब चीजों को अवॉइड करने से भी फायदा होता है। और अगर दूसरा जो कॉजेज है, अगर बचपन में पता चल जाए कि हाँ 3-4 साल के एज में कि टेस्टिस जो है वो टोटल सैक में नहीं है, नीचे नहीं है, तो उसे सुई के द्वारा भी देके, इंजेक्शन देके भी, और अगर इंजेक्शन से नहीं फायदा हो तो सर्जरी के द्वारा भी उसे वापस अंडकोश में लाया जा सकता है, और उसमें स्पर्म बनने की बाद में फ्यूचर में अच्छा चांसेस रहता है। दूसरा जो कॉज रहता है, उस पोस्ट टेस्टिकुलर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो यूरोलॉजिस्ट के द्वारा सर्जरी करके उसे ठीक किया जा सकता है, बट इसका सफलता का चांसेस बहुत अच्छा नहीं रहता है। और इस टाइप के केसेस में अगर स्पर्म काउंट बहुत कम है और टोटल ऑब्स्ट्रक्शन है तो बहुत बार टेस्टिस से ही स्पर्म निकाल के डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे इक्सी और टेसा भी कहते हैं, वो सब करने की जरूरत पड़ सकती है। स्पर्म काउंट का दूसरा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। स्मोकिंग, पॉल्यूशन, दूषित खाना, ये सब चीजें जो है बहुत बुरी तरह से हमारे स्पर्म्स को प्रभावित कर रही हैं। बहुत लंबे स्टडी, 100 साल के स्टडीज और लास्ट 20 ईयर्स की भी स्टडी में देखा गया है कि पूरे वर्ल्ड वाइड स्पर्म की संख्या जो होती थी वो अब कॉमनली अब आधी रह गई है, और पहले जिस स्पीड से वो गिर रहा था उसके गिरने का दर जो होता है वो स्पीड भी डबल हो गया है। तो हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि हमारा स्पर्म काउंट जो है वो पुअर नहीं हो, और अगर हमें बच्चा नहीं हो रहा है तो हमें जल्दी डॉक्टरी सहायता लेनी चाहिए, और जो भी कॉज हो उसे उसका निराकरण करना चाहिए। थैंक यू।